हेलो दोस्तों, आज हम ओजोन के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना देर के हुए शुरू करते हैं। माई एकेडमी टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसमें हम ओजोन के बारे में जानेंगे। गुड और बैड ओजोन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ में एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में संक्षेप में जानेंगे। इसके अलावा जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसके ओजोन, वहाँ पे जो ओजोन की परत है उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके डिप्लेशन से जो ओजोन की परत में जो भी उसका संकुचन हो रहा है उसके क्या प्रभाव हैं उसके बारे में समझेंगे। उसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें से पर्टिकुलरली हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और बाकी किगाली एग्रीमेंट, कोपेनहेगन प्रोटोकॉल के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। साथ ही साथ में ज़मीन पर जो ओजोन मिल रही है उसके क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं और उनको रोकने के लिए क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज का प्रश्न है कि दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है और 2021 वर्ल्ड ओजोन डे का थीम क्या था? इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में आपको दूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि ओजोन क्या होता है। तो दोस्तों, ओजोन एक गैस है जो कि ऑक्सीजन के 3 एटम के मिलने से बनता है और ये जो पृथ्वी है इसके ऊपरी वातावरण और ग्राउंड जमीन पर भी इसको पाया जाता है। और डिटेल में भी हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि गुड या बैड ओजोन क्या होता है, क्योंकि हम दोनों ही तरीके की बातें ओजोन को लेकर सुनते हैं। तो दोस्तों, ओजोन जब स्ट्रेटोस्फेयर, पहले हम थोड़ा सा एक बार एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में समझ लेते हैं, तब थोड़ा सा इसको समझना और आसान लगेगा। तो दोस्तों, एटमॉस्फेयर, जब वातावरण के हम वायुमंडल के जब हम लेयर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे नीचे आ जाता है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शोभ मंडल। उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर ताप मंडल, एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल। ओजोन की जब हम बात करते हैं तो हम 2 ही लेयर की बात करेंगे। ट्रोपोस्फेयर जहाँ पर ग्राउंड लेवल ओजोन होता है और समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पर नेचुरली ओजोन यहाँ पर मिलता है। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर बताते हुए चलता हूँ कि जो स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल है यहाँ पर जो ओजोन मिलता है वो नेचुरली क्रिएटेड होता है, जबकि जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो आर्टिफिशियली या मैन मेड ओजोन हम कह सकते हैं, जो कि डिफरेंट रिएक्शन के थ्रू बनता है। इन चीज़ों को हम आगे के वीडियो में और समझेंगे। सबसे पहले हम जो बात कर रहे थे कि ओजोन अच्छा है या बुरा है। तो दोस्तों, जब स्ट्रेटोस्फेयर या हम समताप मंडल की बात करते हैं तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सूर्य है। यहाँ से इसकी जो भी किरणें निकलती हैं उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ओजोन को पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देता है। तो ऐसे में पृथ्वी को ये अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है और वहाँ पर ओजोन पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम जब स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन की बात करते हैं तो वहाँ पर ओजोन गुड होगा, अच्छा होगा। पर जब हम ग्राउंड लेवल ओजोन की बात करते हैं तो वो ओजोन बैड ओजोन कहलाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो एक एयर पॉल्यूशन का काम करता है। दोस्तों, ग्राउंड लेवल जो ओजोन होता है वो बनता है, ये देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ये जब सनलाइट के प्रेजेंस में इनके रिएक्शन से ओजोन बन जाता है और ये ह्यूमन और साथ ही साथ में ह्यूमन, एनिमल एज वेल एज वेजिटेशन सभी के हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। इसको हम आगे समझेंगे अभी। और दोस्तों, आगे भी हम बात करते हैं कि कंसर्न विथ स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर, समतापमंडल में जो ओजोन की परत है उसमें क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि जो ओजोन होता है समतापमंडल में वो स्वाभाविक या नेचुरली बनता है, लेकिन जो मैन मेड केमिकल होते हैं उससे जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन मौजूद है उसको लगातार नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, उसके नुकसान की अगर हम बात करें तो जिन जिन सब्सटेंसेस से उसको नुकसान पहुंचता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट CFCs और HCFCs, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन या
हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। इसके अलावा हेलोन्स, मेथिल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मेथिल क्लोरोफॉर्म भी ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस में गिने जाते हैं। दोस्तों, ये जो भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं, ये कई तरीके के कारखानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कूलेंट हो गया, रेफ्रिजरेटर, एसीज जहाँ पे बनती है वहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है, फोम इंडस्ट्री में होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, सॉल्वेंट में होता है, पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल होता है, एरोजोल प्रोपेलेंट में होता है। पहले के समय में इनका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अभी कई सारे चेक एंड बैलेंस, कई सारे रूल्स होने की वजह से इनका इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। दोस्तों, ख़त्म नहीं हुआ, बहुत कम हो गया है, कुछ मामलों में ख़त्म भी हुआ है, बट जो पहले इस्तेमाल हो चुके थे अभी वो वातावरण में वो मौजूद हैं, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, क्योंकि इनका जो डिग्रेडेशन होता है ये बहुत ही धीमे धीमे होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये चित्र में वही बात बताई जा रही है जो भी मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं और ये जाती हैं ऊपर, रेडिएशन जब ऊपर ऊपर जाती हैं तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन मौजूद है उनको ये नुकसान पहुंचाती हैं। दोस्तों, अगर हम कुछ फैक्ट की बात करें तो ये कई सालों तक, कई वर्षों तक ये शुभ मंडल से ऊपर होते हुए समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर से, माफ़ कीजिएगा, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होते हुए स्ट्रेटोस्फेयर में कई साल के बाद पहुंचती है, तब तक ये मौजूद रहती हैं वातावरण में। और वहाँ पर जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाती हैं तो जो सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं वो जो यहाँ से जो CFCs होता है उसको ये तोड़ती हैं और उससे क्लोरीन और ब्रोमीन मॉलिक्यूल निकलता है, जिससे कि ओजोन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कौन से ओजोन को? जो स्ट्रेटोस्फेयर, जो गुड ओजोन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गुड ओजोन को बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुँचा देती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो एक क्लोरीन का जो एटम होता है वो लगभग 1,00,000 जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल मौजूद हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। थोड़ा सा इस चीज़ को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं क्या प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि CFC जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, मैं यहाँ पर लिखते हुए चल रहा हूँ, मॉलिक्यूल, अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं तो ये देखिए, ये कार्बन हो गया, इधर फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन के एटम हो गए, क्लोरीन के एटम हो गए, क्लोरीन के एटम हो गए, यहाँ पर सूरज हो गया। दोस्तों, सूरज है, सूरज से विकिरण निकलती रहेंगी, इससे जो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, UV मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, और अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन निकलता है, ये जो CFC मॉलिक्यूल होता है वहाँ से क्लोरीन को ये तोड़ देता है। अब ये जब क्लोरीन तोड़ के ये अलग हो जाता है तो दूसरे स्टेप में हम समझते हैं ये जो क्लोरीन का जो एक एटम जो निकल जाता है, ये क्या करता है, अब खेल यहाँ पर शुरू हो जाता है कि ये जो हम शुरुआत में समझे थे कि 3 ऑक्सीजन के एटम को मिलने से क्या बन जाता है, ओजोन बनता है। अब ये जो क्लोरीन होता है ये ओजोन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद ये क्या करता है, ये यहाँ से ऑक्सीजन को तोड़ देता है, एक ऑक्सीजन निकल जाता है, तो वो क्लोरीन का एक एटम ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देता है, और साथ ही साथ में ये जो 2 ऑक्सीजन बचते हैं वो साथ में जुड़ जाते हैं और डाई एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ से बनता है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, अब इसके बाद तीसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो ये जो क्लोरीन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, अब यहाँ से इसको मैं यहाँ पे एक बार फिर से मैं बना देता हूँ, ये ऑक्सीजन हो गया और ये क्लोरीन हो गया। दोस्तों, ये जो यहाँ से जो आगे बढ़ता है, ये जो जुड़े हुए हैं, ये फिर से जो वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है उनके साथ रिएक्ट करता है और ये क्या होता है, यहाँ से मिला जाए, ये इससे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा, फिर से डाई एटॉमिक ये ऑक्सीजन बन जाता है। यहाँ पे देखिए, ये डाई एटॉमिक ऑक्सीजन बन गया इसके बाद, और जो क्लोरीन यहाँ पे था
ये आगे फिर से फ्री क्लोरीन एटम में टूट जाता है। अब दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये फिर से साइक्लिक होके स्टार्ट हो जाता है। ये क्लोरीन जो फ्री टूटता है ये फिर से जाता है, फिर ओजोन से ये दोस्तों ये फिर से ओजोन में जाता है, ओजोन में फिर ये तोड़ता है और ये साइक्लिक चलता रहता है। इसीलिए और ये प्रोसेस कितना लंबा हो सकता है, तो एक क्लोरीन एटम तकरीबन 1 लाख जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन के मॉलिक्यूल मौजूद है उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कितना नुकसानदायक है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दोस्तों इसके इफेक्ट की बात करें, जब जो डिप्लीशन होता है उसका इफेक्ट दोनों पे होता है, ह्यूमन हेल्थ पे होता है और फूड सप्लाईज पे भी हो जाता है। ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो हम स्किन कैंसर, मोतियाबिंद या कैटरैक्ट और जो इम्यून सिस्टम होता है इनको भी नुकसान पहुंचाता है। फूड सप्लाई की बात करें तो बहुत सारे जो फसल हैं इंक्लूडिंग सोयाबीन, ऐसे बहुत सारे फसलों को सीधा नुकसान पहुंचाता है। जो टोटल क्रॉप यील्ड होता है उसको ये कम कर देता है। साथ ही साथ में और ये जो फाइटो प्लैंकटन होते हैं जो समुद्र में जो ये पाए जाते हैं, जो कि जो समुद्र जो ओशियानिक फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, उनको ये नुकसान पहुंचाता है और जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, डिप्लीट होता है और ख़त्म होने के कगार पे भी पहुंच सकता है। कुछ एफर्ट की अगर हम बात करें, जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है उसके डिप्लेशन को रोकने के लिए कुछ एफर्ट अगर अपनाए गए हैं, तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे फेमस जिसका नाम सामने आता है वो क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब अपनाया गया था? 1987 में। डेट क्या थी? 16 सितंबर। तो दोस्तों 16 सितंबर में अपनाया गया था और इसका बेसिकली इसका काम क्या था या किस उद्देश्य, इसका उद्देश्य था कि फेज आउट इसको करना था, फेज आउट प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज। जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज हैं उनके इस्तेमाल को धीमे धीमे ऐसे सब्सटेंसेस से उसको फेज आउट करना कि जो ओजोन को नुकसान ना पहुंचाए। साथ ही साथ में थोड़ा सा वाइस यूज, तो उस पर रोकथाम, चेक एंड बैलेंस करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। ये बेसिकली हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत में इसको रिप्लेस करने की बात कही गई थी और उसके बाद ये HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसको भी चेक करने के लिए ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होता है उसके तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसकी बात की गई थी। दोस्तों चाहे वो HFCs हो, वो स्ट्रेटोस्फेयर पे बहुत नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, ग्रीन हाउस जो गैसेज है, अभी पिछला वीडियो में मैंने ग्रीन हाउस गैसेज की बात किया था ग्लोबल वार्मिंग में, तो वहाँ पे भी ये एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस होता है जिससे कि वैश्विक तापन बढ़ता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये फिर से एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है और ओजोन को और ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसी की श्रृंखला में 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किगाली अमेंडमेंट होता है जो कि बात करता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हटाने की, उसको फेज डाउन करने की, प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों में, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग में भी चेक हो, उस पर भी रोकथाम लगे। साथ ही साथ में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम में परिवर्तन, जो ये सारी चीज़ें जो हो रही है उस पे भी इन चीज़ों में रोकथाम हो। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल की, अभी क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है, हालांकि क्योटो प्रोटोकॉल होता है वो ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड होता है, डायरेक्टली तो ओजोन से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन ये बात हमको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेज में ओजोन का नाम भी आता है। तो इससे संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल, दोस्तों ये नाम को हमको याद रखना चाहिए और ये किससे संबंधित है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मैच द फॉलोइंग या एक स्टेटमेंट देके कि ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल इस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड होता है और इनडायरेक्टली ये ओजोन से भी रिलेशन इसका मिल जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अभी हमने इसकी बात कहा ही, ये रिडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है
और बेसिकली ओजोन डिप्लेशन की उससे बात करता है। कोपेनहेगन प्रोटोकॉल की बात करें तो ये भी ओजोन डिप्लेटिंग जो केमिकल होते हैं उनको रिड्यूस करने की बात करता है। दोस्तों क्योटो की अगर हम बात करें तो क्योटो कहाँ पर है? क्योटो जापान में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में मिल जाएगा। कोपेनहेगन की बात करें तो कोपेनहेगन जो डेनमार्क है उसका कैपिटल है। तो ये भी आपको नाम और स्थान, साथ ही में ये जो भी प्रोटोकॉल है ये किस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है ये ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करूं तो दोस्तों वियना, या अभी वियना से भी पहले जो किगाली की हमने बात किया हुआ था, किगाली अमेंडमेंट जो हुआ था, तो किगाली भी कहाँ पे है? तो किगाली जो है जो रवांडा जो देश है अफ्रीका में, ये उसकी राजधानी है। क्योटो कहाँ पर है? क्योटो जापान में है। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कोपेनहेगन कहाँ पर है? तो कोपेनहेगन दोस्तों डेनमार्क की ये राजधानी है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो एक कन्वेंशन यहाँ पर छूट जा रहा है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है वियना, VIENNA, वियना कन्वेंशन। दोस्तों वियना ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया ये इसकी कैपिटल है। यहाँ पर कन्वेंशन होता है 1998 में, 1998 में हुआ था, और ये यूनिवर्सली रेटिफाइड कब होता है? 2009 में। तो वियना कन्वेंशन जो है ये भी किससे जुड़ा हुआ है? ओजोन से ये जुड़ा हुआ है। तो ये हमको नाम भी ध्यान रखने किससे जुड़े हुए हैं, प्लस ये जो स्थान है किस देश में है। आगे हम बात करते हैं भारत की। बात करें तो भारत इन सभी इसका सिग्नेटरी है। और बेसिकली हम जब मॉन्ट्रियल की बात करते हैं तो दोस्तों जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है इसके हटाने में, इसको कंट्रोल करने में भारत जो सिग्नेटरी होने की वजह से काफ़ी भारत ने काम किया था। और बेसिकली HCFC 141B की अगर हम बात करें तो भारत में ये पूरी ही तरीके से ये फेज आउट हो चुका है, इसका इस्तेमाल बंद हो चुका है। और ये किस में इस्तेमाल होता था? फोम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता था। दोस्तों आगे हम बात करते हैं जो ज़मीन पर ओजोन मिलता है उसको हम कैसे ओजोन के रूप में देखते हैं? उसको हम बैड ओजोन, बुरे ओजोन की तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। और जो ज़मीन पे जो ओजोन होता है वो नेचुरली नहीं फॉर्म होता है। वो कैसे होता है? वो ह्यूमन मेड होता है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और दूसरे तरीके से जो केमिकल निकलते हैं, जैसे जो व्हीकल हो गए, पॉल्यूशन उनसे जो होता है, इंडस्ट्रीज से जो भी धुआं और अन्य केमिकल निकलते हैं। यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात कर लें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लें, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जंगलों से हो गया, इंडस्ट्रीज व्हीकल से हो गया, बहुत सारे दूसरे स्रोत हो गए, पावर प्लांट से जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं इत्यादि। ये जब सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब जब सनलाइट की प्रेजेंस में आते हैं तो ये क्या बना जाते हैं? ये बन जाते हैं ओजोन। और ये ओजोन बहुत नुकसान करता है इंसानों को भी और वेजिटेशन को भी। इंसानों को ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम कर देता है, चेस्ट पेन होता है, खांसी हो सकती है, गले का इन्फेक्शन हो सकता है, कंजेशन हो सकता है, कैंसर वगैरह सीधे तौर पे हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा इत्यादि। वेजिटेशन की जब हम बात करते हैं तो इससे जो वेजिटेशन और उससे रिलेटेड इकोसिस्टम होता है वो सीधे नष्ट हो जाता है। जो एग्रीकल्चर जो यील्ड होता है उसमें कमी आ जाती है, जो ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ में जो पेड़ पौधे, उनकी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, जो पेस्ट फतिंगे, कीड़े मकोड़े, उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है, जो दूसरे जो अदर वेदर से जो बेसिकली जैसे इंसानों में इम्यून सिस्टम जो बीमारियों से बचाता है, पेड़ पौधों में भी जो इम्यून सिस्टम होता है उस पर भी ओजोन उसको नष्ट करता है, उसको बुरा असर डालता है। दोस्तों ग्राउंड लेवल ओजोन को
कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए इसकी बात करते हैं। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो BS4 जो व्हीकल्स में जो भारत में जो इस्तेमाल होता था, भारत स्टैंडर्ड 4, इससे डायरेक्ट हमने भारत स्टैंडर्ड 6 इसको हमने अडॉप्ट कर लिया। हमने BS5 जो बीच में होना था उसको हमने नहीं अपनाए, इसको हम सीधे सीधे एक स्टेप हम छोड़ के आगे बढ़ गए, हम मौके की नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि ओजोन से बहुत ज़्यादा नुकसान, ओजोन को अगर हम नहीं बचाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान उससे हो रहा था। साथ ही साथ में दूसरे एफर्ट की बात करें तो जो खुले में जो कूड़े को जलाया जाता है उस पर बैन है। इसके अलावा GRAP ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान और साथ ही साथ में जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है सरकार द्वारा इनको लॉन्च किया गया, ताकि जो ज़मीन पे या ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन मौजूद है वो कम हो सके, जिससे कि उससे संबंधित जो भी नुकसान होता है उस पर रोकथाम किया जा सकता है, उस पर कमी लाई जा सके। दोस्तों, शुरुआत में जो मैंने आपसे प्रश्न किया था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका सही जवाब क्या होगा? 16 सितंबर। और 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दोस्तों इसकी बात हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, और इसी के उपलक्ष्य में, इसी के सम्मान में हम हर साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। 2021 की अगर हम बात करें तो विश्व ओजोन दिवस 2021 का जो थीम था वो थीम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस, हमको आवर फूड, हमारे भोजन को, एंड वैक्सीन जो दवाएं हैं उनको ठंडा रखने की बात कही गई थी। तो पूरा थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। दोस्तों, इसी चित्र को मैंने थंबनेल में इस्तेमाल किया था, जो कि 2021 वर्ल्ड ओजोन डे के थीम है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। धन्यवाद।